8 अगस्त टू द पॉइंट द हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल आया न्यूज़पेपर में पढ़ने वाला। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। उसमें क्वेश्चन क्या है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। कौन से ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर फॉल करती है, ये चीज़ आपने बतानी है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है और वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है तो उसके पास में एक पावर रहती है ना। तो वो पावर कौन से जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है, ये चीज़ आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। नंबर 1 आज की जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। ये आपके मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, GS 2 से रिलेटेड है। सो यहाँ पे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल हुई, उसमें बात की गई रिगार्डिंग के भाई जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यहाँ पे दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जो उसने बहुत अच्छा रोल निभाया, मतलब स्टेट्स ने बहुत अच्छा रोल निभाया कोविड-19 को लड़ने के लिए। सो यहाँ पे कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उस चीज़ को सरकार ने, उस चीज़ को PM ने बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ाया, आगे बढ़ाया। ठीक है, अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो कई इश्यूज और भी वहाँ पे चर्चा हुई जिसके बारे में डिस्कशन हुई उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 यहाँ वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको पता है कि हम वीट और राइस ये चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन इसको हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बनी रहे और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हमारे कंट्रोल में रहे। नंबर 2 यहाँ पे उन्होंने बात की कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए पल्सेस में, ऑयल सीड्स में और अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में। वो कब हो पाएगा, जब हमारी क्रॉप की क्या हो पाएगी, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगी। ये चीज़ हमें समझने को मिली यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है चाहे वो हायर एजुकेशन है। अर्बन गवर्नेंस के बारे में बात की गई, मतलब कुछ इन इश्यूज़ पे हमने बात की वहाँ पे। नंबर 2 यहाँ पे जो फोकस दिया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ में उन्होंने बोला कि क्लोजिंग रिमार्क्स में कि जो फोकस है वो 3 T's पे देना चाहिए। और 3 T's कौन सी होनी चाहिए यहाँ पे, ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। ये जो 3 T's है अगर इस पे फोकस करेंगे तो जो कंट्री है हम उसको एक आगे, मतलब एक अच्छे वे से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 T's पे फोकस करने की बात की गई। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जो उसके बारे में हमें कंप्लीट पिक्चर पता होनी चाहिए। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग के भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है, आपको एक मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया था। और आपने मेंस के क्वेश्चन को अगर लिख के भेजना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, सिविल्स विद आकाश। वहाँ पे आपने ओपन करना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ओपन करनी है चैनल की, और चैनल की इन्फॉर्मेशन ओपन करने से आपको मेरी ID मिलेगी। उस ID पे आपने PDF, प्रॉपर PDF बना के, फोटोज़ नहीं, प्रॉपर PDF बना के आपने मुझे भेज देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज़ बीन इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज्ड इन रिसेंट ईयर्स, highlight the drawback in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings, right? तो ये क्वेश्चन आपने आंसर देना इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। देखो ये कॉन्सेप्ट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, मतलब क्या रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो किस किस पॉइंट पे इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, एक अच्छे वे से दोनों बैठ के काम कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, फिर नंबर 2 यहाँ पे क्या आता है, स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। नंबर 1 यहाँ पे स्टेट बताने के लिए एक तो पहले चीज़ उन्होंने लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की। देखो दोनों को एक अच्छे वे से चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो शेड्यूल 7 है हमारा, वहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ पावर है कि सेंटर की ये पावर है, स्टेट की ये पावर है ना। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि सेंटर स्टेट की पावर में घुस रहा है या फिर स्टेट सेंटर की पावर में घुस रहा है। हाँ, एक्सेप्शन है कि अगर इमरजेंसी लग जाए वो जो चीज़ है वो आपकी जो सेपरेशन उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती है। आर्टिकल 131 की हम बात करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें केसेस को सुनने के लिए। नंबर 3 यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिकल। ठीक है, तो जो ये रिलेशन है एक अच्छे वे से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमारा यहाँ पे दिखाता है। फाइनेंशियल की अगर हम बात करते हैं, GST काउंसिल है। बहुत दिनों से हम ये देख रहे हैं कि यार कई स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ये बोलती हैं
जीएसटी काउंसिल को कि आपने जो दही है या फिर कोई भी और चीज़ है जिस पे जीएसटी बढ़ाया है या फिर लगाया है वो गलत है। तो वो कहते कि यार आप से जब ये डिसीज़न लिया जा रहा था तो आप भी वहीं पे बैठे थे भाई, तो आपने उस टाइम पे बोलना था कि ये तो चीज़ बहुत गलत हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक उनसे भी पूछा जाता है और सेंटर अपनी अपनी भी करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद में अदर एरियाज, नीति आयोग हो गया, सबका साथ सबका विकास हो गया, ठीक है, उसमें स्टेट का एक इक्वल पार्टिसिपेशन है। लेकिन इस चीज़ को लेकर कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे आते हैं? पहली चीज़ तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस में थोड़ा सा डिविजिबल पूल में, मतलब जब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की कि कितने फंड्स उसको जाने, कितने फंड्स उसको नहीं जाने। फिर कई बार हमने ये देखा है कि जो सेंटर है वो स्टेट के जो उसके पार्ट में जो चीज़ें बनाने वाले, जो उसके लेजिस्लेटिव के अंडर है, वो कई बार जो सेंटर है वो एक ओवर, हम बोल सकते हैं कि ओवर जाकर वो उन पावर्स को यूज़ कर लेती है। नंबर 3 यहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस देनी है आगे, है ना, 15th अभी चल रही है 16th फाइनेंस कमीशन की जो यहाँ पे 16 दी 15th आएगा। 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन था उसकी वजह से जो कुछ हम बोल सकते हैं कि साउथ की स्टेट्स हैं उनके जो टैक्स रिसोर्सेज है वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होगी। फिर कुछ इश्यूज़ हो गए रिवर्स के रिगार्डिंग री इशू हो गए, ठीक है। सोशल वेलफेयर के इशू हो गए, जहाँ पे हमें पता लगता है कि कुछ चैलेंजेस हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को एक अच्छे वे से देखना है दोबारा से, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लिखो और आपने प्रॉपर पीडीएफ बनानी है और भेज देनी है। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो GS3 से रिलेटेड है। और GS3 से रिलेटेड किससे है? साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हम इसमें बात करते हैं कि भाई जो SSLV था, जो जिसने अपना पहला जो व्हीकल है वो सैटेलाइट जो छोड़ना था, और ये व्हीकल का नाम क्या है? ये व्हीकल का नाम है यहाँ पे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आर नो लॉन्गर यूजेबल आफ्टर दी SSLV D1 प्लेस देम इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब एक जो हमारा SSLV है उसने क्या किया, जो सैटेलाइट को हमने ऊपर भेजना था उसको एलिप्टिकल ऑर्डर में प्लेस कर दिया, ना कि सर्कुलर में। अगर उसको एलिप्टिकल ऑर्डर में प्लेस करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सर्कुलर वन, तो उन्होंने बोला कि अभी इसमें एक कमेटी बिठाएंगे, उसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, और दोबारा से SLV D2 हम छोड़ेंगे क्योंकि ये D1 था, इसने गलत काम किया। D2 से हम क्या करेंगे, D2 से सैटेलाइट को ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो एक तो ये न्यूज़ थी। थर्ड जो न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है कि शॉर्टेज ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वहाँ पे IPS ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि डेप्यूटेशन के लिए आते हैं, ठीक है। तो होम मिनिस्टर ने डेटा दिया ये, और उसमें भी डेप्यूटेशन के लिए अगर आ रहे हैं तो वो उनका रैंक क्या है, मैक्सिमम SSP का रैंक है। कोई भी ऐसा रैंक वाला बंदा वहाँ पे नहीं आता, जैसे डायरेक्टर जनरल पुलिस हो गया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो गया, इंस्पेक्टर जनरल हो गया, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हो गया। तो एक कंसर्न एक्सप्रेस की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो डेप्यूटेशन पे जो लोग हैं वो बहुत कम आते हैं। तो मे बी वो कुछ जो मैंडेटरी वाली चीज़ है, फिर कुछ और वाली चीज़ है, ठीक है, उनके पास कुछ क्लॉजेज रहते हैं जिससे वो निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ से, लेकिन कुछ और वे से जो सरकार है वो सोच रही है कि इसको एक हम बोल सकते हैं कि इस पर कुछ लॉ बनाया जाए, कुछ एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें मुझे लगता है वो मैंडेटरी कर देंगे, ठीक है, कि जो चीज़ें लिखी भी हुई हैं वहाँ पे भी यार यहाँ से इस तरह से ये निकल सकते हैं, वहाँ से भी वो नहीं निकल पाएंगे, ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़। सेकंड चीज़ की अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आज हमने न्यूज़ डिस्कस करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे भी आई हुई है। दिस इज़ रिगार्डिंग दी चीता, ठीक है। चीता री इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे न्यूज़ आई हुई है। मैं आपको बता दूं कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, इसको ध्यान से समझना टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे इंडिया में जो चीतास की पॉपुलेशन है वो होती थी, लेकिन 1947 टू 1950s तक कोई राजा था, उसने ओवर हंट किया, सारे के सारे चीतास को मार दिया। नाउ यू नो जो हमारा इंडिया वो एशिया में आता है, तो यहाँ पे जो चीता है वो एशियाटिक चीता मिलता था, ठीक है, ना कि अफ्रीकन चीता। सो एशियाटिक चीता को 1952 में इंडिया से हर एक चीता को मार दिया, इस वजह से इसको डिक्लेयर कर दिया एक्सटिंक्ट, कि भाई जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यहाँ से नहीं है। अब हमने क्या सोचा कि इसको री इंट्रोड्यूस करते हैं दोबारा से। री इंट्रोडक्शन के लिए हमने अप्रोच किया ईरान को।
ईरान में एशियाटिक चीता थे कि हमें ईरान से एशियाटिक चीता मिल जाएंगे और हम अपनी कंट्री में उसको रीइंट्रोड्यूस कर देंगे, बट ईरान से वो हमें चीता नहीं मिले, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। देन वी अप्रोच्ड दी अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका और नामीबिया को हमने क्या किया, अप्रोच किया। अब यहाँ से हमारी कंट्री में चीताज कौन से आएंगे, अफ्रीकन चीताज आएंगे, जो कि हम वहाँ पे अपनी कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे रखेंगे। अब आपको पता क्या होना चाहिए, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में चीता का जो स्टेटस है वो एक्सटिंक्ट है, लेकिन जो चीता का स्टेटस है कहाँ पे, ध्यान से सुनना ये चीज़, चीता का स्टेटस एज ऑल ओवर एशियाटिक चीता का जो स्टेटस है वो आपको मिलेगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अफ्रीकन चीता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उनका स्टेटस मिलेगा आपको वल्नरेबल। तो ये जो स्टेटस है और ये जो सारी चीज़ है रीइंट्रोडक्शन वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है कि किस तरह से रीइंट्रोडक्शन करनी है या फिर नहीं करनी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिगार्डिंग दी यहाँ पे बोरा केव्स। देखो, बोरा केव्स आर फेमस फॉर दी स्टेलेसाइट, स्टेलेगमाइट। ये स्टेलेसाइट और स्टेलेगमाइट आप लोगों ने बताना है, अगर आपने ज्योग्राफी कर रखी है तो आपको पता होगा कि जो स्टेलेसाइट है या फिर स्टेलेगमाइट है, ये कौन सी केव्स में पाया जाता है, ठीक है, मतलब कौन सी लैंडफॉर्म्स है, ये किस जगह पे पाया जाता है ये ज़्यादा, स्टेलेसाइट और स्टेलेगमाइट जो लैंडफॉर्म्स हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता होगा कि लोकेशन के क्वेश्चन है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो लोकेशन ये वाली आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी हमारे लिए। बोरा केव्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो बोरा केव्स नियर दी अराकू 100 किलोमीटर फ्रॉम दी विशाखापट्टनम, मतलब ये आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिएगा बोरा केव्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसको डिस्कवर किया था विलियम किंग जॉर्ज ने, ठीक है, और ये लोकेटेड है एन एलिवेशन ऑफ 1400 मीटर अबव सी लेवल। यहाँ पे जो केव है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है लैंडफॉर्म्स के लिए, फॉर्मेशंस के लिए, जहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है स्टेलासाइट को, स्टेलागमाइट की, सच एज शिव पार्वती, ऋषिज बियर्ड, मदर चाइल्ड, क्रोकोडाइल, ह्यूमन ब्रेन, टाइगर एंड काउज ओडर। मतलब इस तरह से ये जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आपने बताना है, चाहे आप गूगल करना चाहे कैसे भी बताना। आपका ये तीसरा क्वेश्चन है कि ये कौन सी हिल्स पे है, जो बोरा केव्स है वो कौन सी हिल्स पे है। नाम स्टार्ट होता है हिल्स का ए से, ठीक है, तो आपने इन हिल्स के बारे में बताना है, और इसका क्वेश्चन कई बार आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिगार्डिंग दी, ये एडिटोरियल पेज पे देखते हैं। पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये GS2 से रिलेटेड है। अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो उसको कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूँ। कूलिंग दी टेम्परेचर, मतलब कि USA के जो स्पीकर है ना, उन्होंने विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद में यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि विज़िट करने के बाद में यहाँ पे जो चाइना है वो बड़ा भड़क जाता है। किस चीज़ में विज़िट किया था? ताइवान में, क्योंकि चाइना कहता है कि वन नेशन पॉलिसी है, ताइवान के पास आप नहीं जाओगे, अगर ताइवान के साथ भी कोई रिलेशन बनाना है, कुछ भी करना है, आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। मतलब ताइवान को एज अ कंट्री आप अलग नहीं मानोगे, वो मेरी कंट्री है। लेकिन USA के जो स्पीकर है उन्होंने विज़िट किया, उसके बाद में जो चाइना है वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री ड्रिल्स किए, ताइवान के नज़दीक बहुत ज़्यादा है ना मिलिट्री ड्रिल्स किए, वहाँ पे उनको डराया धमकाया, एक तरह की ये कंडीशन बना दी। तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वो बोल रहे हैं भाई टेम्परेचर को अब कूल करो, बहुत हो गया, लेकिन जो चाइना वो मानने की मतलब वो चीज़ कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो उसमें हमें ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये चीज़ उन्हें डिस्कस करनी है, आर्टिकल आया हुआ है, वो है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपको पता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ गया, तो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, मतलब ये GS3 का हमारा पार्ट बन जाता है। GS3 का अगर पार्ट बन रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने इन्फ्लेशन को देखते हुए क्या किया, जो पॉलिसी रेट्स है उसको इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है जी। जो पॉलिसी रेट्स है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। मतलब जो रेपो रेट है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब है जो को बैंक है, ठीक है जी, जो बैंक है वो RBI से पैसा लेता है, ठीक है। अब RBI से पैसा अगर ले रहा है बैंक, किस चीज़ के लिए ले रहा होगा? लोन के लिए। तो अगर उसको महंगा मिलेगा, मतलब यहाँ पे रेपो रेट होता है क्या, इंटरेस्ट रेट हो गया इस एक तरह का, अगर इसको महंगा मिलेगा तो ऑब्वियसली ये आगे भी महंगा देगा, है ना। तो उससे होगा क्या, लोगों के पास में जो मनी की सप्लाई है, जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, मनी कम जाएगी लोगों के पास में। जितनी पैसा लोगों के पास में कम जाएगा उतनी ही डिमांड क्या होगी, कम जनरेट होगी, डिमांड डिक्रीज़। और जब जब डिमांड डिक्रीज़ होएगी तो जो इन्फ्लेशन है वो में भी क्या हो सकती है, यहाँ पे कंट्रोल हो सकती है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल में ये कंप्लीट पिक्चर बताई हुई कि किस तरह से रेट के इंक्रीज़ होने से ये चीज़ें होती हैं।
नंबर 2 यहाँ पे रशिया यूक्रेन की इन्वेजन के बारे में भी लिखा हुआ है। देखो रशिया और यूक्रेन की जो इन्वेजन है, अगर उस चीज़ से इन्फ्लेशन हो रही है, ध्यान से सुने इस चीज़ को, मैं क्या पॉइंट यहाँ पे कनेक्टिविटी बना रहा हूँ इस चीज़ में, कि अगर रशिया यूक्रेन के पॉइंट के साथ में, मतलब उसके इन्वेजन के साथ में, रशिया के इन्वेजन के साथ में इन्फ्लेशन हो रही है, तो वो इन्फ्लेशन इस चीज़ से तो ठीक नहीं होगी। किस चीज़ से? ये पॉलिसी रेट को बढ़ाने से, मतलब रेपो रेट को बढ़ाने से ये इन्फ्लेशन ठीक नहीं होगी। ये इन्फ्लेशन ठीक होएगी आपकी किस चीज़ से? जब आप सप्लाई वाली चीज़ को, सप्लाई वाली चेन को क्या कर दोगे? बिल्कुल सही कर दोगे। अगर सप्लाई चेन यहाँ पे सही होगी तो उसके बाद में ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन ये इस चीज़ों से, रेपो रेट को बढ़ाने की या कम करने से ये वाली इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे एक अच्छे वे से याद रखनी है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक और चीज़ यहाँ पे, इंडिया डेमोक्रेसी एंड दी प्रॉमिस्ड रिपब्लिक, ये एक एडिटोरियल है। आपको पता है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे पूरे होने जा रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव का, हमने नाम दिया है AKAM का। ठीक है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन्होंने बोला कि किस स्टैंडर्ड पे हम आज खड़े हैं, कहाँ से हमने हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी और कहाँ पे हम खड़े हैं, वो चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की है। नंबर 1 यहाँ पे जो बात है कि जो इंडिया अलोन हैज़ मेंटेन सम स्टेबिलिटी, मतलब जो जितने भी जो कंट्री उस टाइम पे आज़ाद हुए, तो इंडिया ने एक अच्छे वे से स्टेबिलिटी यहाँ पे बना के रखी हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, चाहे वो कहते इतना हम सक्सीड नहीं हुए, लेकिन डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे आज भी इस्टेब्लिश्ड है अच्छे वे से। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे बहुत एक अच्छे वे से चीज़ क्या बताएगी? एम्पावरिंग द इंडिविजुअल। वो कहते अगर इकॉनमी एक इकोसिस्टम का पार्ट है ही, मतलब अगर आप ऊपर बोल रहे हो कि भाई इकॉनमी चाहे वो एक अच्छे वे से नहीं बढ़ पाई, लेकिन डेमोक्रेसी आज भी है, लेकिन इकॉनमी तो एक चीज़ क्या है यहाँ पे, एक इकोसिस्टम का पार्ट है। तो मतलब क्या है कि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा। तो वो एक एज सच क्या है कि डेमोक्रेसी के इटसेल्फ एक पार्ट बन जाते हैं डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो जब 15 अगस्त 1947 को नेहरू ने पहला मैसेज दिया था, तो उसमें उन्होंने बोला क्या था? टू ब्रिंग ए फ्रीडम, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन, टू द पीजेंट वर्कर्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, फिर टू फाइट एंड एंड द पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़, और अब हमने अपनी कंट्री को क्या बनाना है? प्रॉस्परस बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, ठीक है, प्रोग्रेसिव नेशन बनाना है। उसका मतलब क्या था कि सिर्फ हम इलेक्शंस या डेमोक्रेसी की तरफ नहीं, हमारी डेमोक्रेसी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और ये अपॉर्चुनिटीज़ सबको देनी पड़ेंगी, तभी हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बना पाएंगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट बात की गई डिस्टेंट गोल ऑफ अपॉर्चुनिटी की। डिस्टेंट गोल ऑफ अपॉर्चुनिटी में बात की गई कि अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, थ्रू द डिमार्केशन इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर। ठीक है, फिर यहाँ पे कास्ट और जेंडर की बात की जा रही है। वो कहते हैं ठीक है, डेमोक्रेसी का पार्ट हम मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छे वैसे बढ़ रही है, लेकिन जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो आज भी हमें देखने को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी है वो हमें वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे विमेन की बात करें, दे आर लेस नरिश्ड, पहली चीज़। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, चाहे वो एक इक्वली पार्टिसिपेट कर लेते हैं इलेक्शंस में, ठीक है, लेकिन दे आर डिनाइड अ प्लेस एट द हाई टेबल ऑफ गवर्नेंस। फिर उसके ये चीज़ ना यहाँ पे नज़र भी आती है जब हम बात करते हैं लो लेबर जो फीमेल पार्टिसिपेशन है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है? रीजनल डिफरेंशिएशन। रीजनल डिफरेंशिएशन में क्या बताया गया? ऑन डेवलपमेंट इंडिकेटर pertaining to health और एजुकेशन, नॉट टू मेंशन पॉवर्टी, चाइना डज फार बेटर देन इंडिया। ठीक है, वो कहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन में चाइना ने बहुत अच्छे वे से अपने आप को आगे बढ़ाया, लेकिन वहाँ पे पर्सनल फ्रीडम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम चाइना के साथ में अपने आप को रिलेट करें वो एक अच्छी बात नहीं है, बट डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में चाइना हमारे से बहुत आगे है, जिसकी वजह से इंडिया को डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे भी क्या करना चाहिए? यहाँ पे काम करना चाहिए। लेट्स से हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इस तरह की चीज़ों से। ठीक है जी, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कहते हैं रीजनल डिफरेंशिएशन, और कैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। नीति आयोग का डेटा मिला, वहाँ पे बिहार है जो, वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अबव 50% है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब कि ना तो हेल्थ अच्छे से, ना अच्छी एजुकेशन, ना अच्छी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं, हाउसिंग नहीं प्रोवाइड हो रही, और मोर ओवर फूड नहीं प्रोवाइड हो रहा, तो वो मोर देन 50% है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन केरला
इज़ लिटिल मोर देन 1%, मतलब एक रीजनल डिफरेंशिएशन आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पे जो सुपीरियर ह्यूमन डेवलपमेंट है वहाँ पे जो इंडिकेटर है वो केरला में, तमिलनाडु में हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो जो नेहरू है उन्होंने जो उस टाइम पे एंटिसिपेट किया था कि नॉट ओनली डेमोक्रेसी, नॉट ओनली वी कैन से डेमोक्रेसी इन दी वर्ड्स, इन दी बुक्स, बट हमें उसको आगे एक अच्छे वे से बढ़ाना पड़ेगा। वो सोशल भी होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक भी और वो पॉलिटिकल भी होनी चाहिए एक अच्छे वे से, ठीक है। सो सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी का यहाँ पे मतलब क्या है? सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी का यहाँ पे हमें मतलब देखने को मिलता है कि जैसे हमने इमरजेंसी की चीज़ें देखी, जैसे हमने और चीज़ें देखी, वो सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। या फिर इन जो इनसिक्योर्स है वो मिनॉरिटी, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ इनसिक्योर फील करती हैं। देखो, रिलीजियस मिनॉरिटी डज नॉट मीन कि हम इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं। हर एक स्टेट में, कोई भी स्टेट है, अगर वहाँ पे कोई रिलीजियस मिनॉरिटी है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, तो उनको इनसिक्योरिटी वहाँ पे लगती है। तो वो चीज़ क्या है? हमारी जो डेमोक्रेसी उसके खिलाफ है। और लास्टली यहाँ पे यही बोला गया है कि जो चीज़ें हैं उसको जो हमारी कंट्री है वो इतना टॉलरेट भी नहीं करते। अगर यहाँ पे हमने इमरजेंसी के टाइम पे हमने चीज़ें देखी कि किस तरह से डेमोक्रेसी ख़राब हो रही है, तो लोगों ने वोट किया उसके अगेंस्ट। नॉट ओनली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वोट करते हैं लोग, करप्शन, बहुत कम करप्शन भी यहाँ पे चाहते हैं। अगर करप्शन ज़्यादा होती है तो आपके सामने 2014 का रिज़ल्ट हमें देखने को मिला, 18-9 का रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें क्या चीज़ दिखाती हैं कि जो करप्शन है उसके खिलाफ भी जो कंट्री है वो वोट करती है। सो ये चीज़ थी कुछ, इसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज़ अबाउट द सुप्रीम कोर्ट कोलिजन सिस्टम, मतलब GS2 का ये पार्ट बन जाता है। GS2 में सुप्रीम कोर्ट का कोलिजन सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो किस तरह से इवॉल्व होता है, वो जजेस केसेस से इवॉल्व होता है। यहाँ पे पहली चीज़ फर्स्ट जज केस की बताएगी, और उन्होंने यहाँ पे बोला कि मतलब लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में कि कंसल्टेशन होनी चाहिए, और कंसल्टेशन का मतलब था कि CJI शुड बी फुल एंड इफेक्टिव। सेकंड जज केस में उन्होंने बोला कि कोलिजन सिस्टम यहाँ पे आता है। उन्होंने बोला कि जब प्रेसिडेंट CJI को पूछ रहा है, ठीक है, मतलब पहले में तो वो हो गया कि CJI सब कुछ है, लेकिन सेकंड जज केस में बोला कि जो CJI जब कंसल्ट कर रहा है उसको 2 सीनियर मोस्ट जजेस दूसरों के साथ में भी कंसल्ट करना है कि किस बंदे को अपॉइंट किया जाए। थर्ड जज केस में उन्होंने 2 की जगह पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस की कॉम्पोजिशन यहाँ पे बनाई, और जिससे हमें पता चलता है कि कौन से जज को यहाँ पे हमें रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़, जो कोलिजियम है इनके पास में एक वीटो पावर है। सपोज़ गवर्नमेंट के पास में इन्होंने कुछ नाम भेजे और गवर्नमेंट ने वापस भेज दिए फॉर द रिकन्सिडरेशन, सो दे आर हैविंग वीटो पावर। वो दोबारा से सेम नाम भेज सकते हैं, तो गवर्नमेंट को उनको क्या देना, हरी झंडी देनी पड़ेगी। सो बेसिक जो टेनेट है यहाँ पे, ठीक है, कि इसके ये आइडिया आया क्यों? ये आइडिया इस वजह से हमने यहाँ पे रखा क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है या ट्रांसफ़र्स है गवर्नमेंट का, उसमें कोई भी हाथ ना रहे या रोल ना रहे। सो ये जो चीज़ है, इट हैज़ इवन बीन एक्यूज ऑफ द नेपोटिज्म, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे एक्यूज उनको किया जाता है। हाउ आर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आर सुप्रीम कोर्ट मेड, आर्टिकल 124 है, उसका क्लॉज 2 है, वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वहाँ पे लिख रखी है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर चीज़ लिखी हुई है। जो अपॉइंटमेंट करवानी होती है उसके जो नाम है वो यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है और वो वहाँ पे अपॉइंट वहाँ पे उनको कर देते हैं। लास्टली यहाँ पे हम बात अगर हम करें तो पेंडेंसी है, जो देखो जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो 34 है आज की डेट में, CJA + 33 आई थिंक है ना, वो जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे रखी हुई है जो फिक्स्ड है। करंटली यहाँ पे 31 वर्किंग जजेस हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1950 में जो 8 जजेस होते थे और पेंडेंसी होती थी 100+ केसेस की। यहाँ पे ईयर 2020 एंडेड विद द बैकलॉग ऑफ 64,426 केसेस और 2021 में 69,855 केसेस। तो केसेस की जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज़ अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिए सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? ये कोरल्स रीफ है, मतलब एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है, जहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ में कि किस तरह से जो कोरल रीफ्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपको देखने को मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, इसको हम ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है आपको, ऑस्ट्रेलियाज़ ग्रेट बैरियर रीफ भी हम इसको बोलते हैं। हम यहाँ पे अगर बात करें और चीज़ों के बारे में तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हमें और चीज़ क्या पता चलती है कि लेट्स से ये ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में हमें ये देखने को मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ।
आगे हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं कोरल्स के बारे में। कोरल्स के बारे में क्या क्या चीज़ है। कोरल जो है, कोरल रीफ है जो, वो दो चीज़ का बना रहता है। एक होता है यहाँ पे पॉलिप और एक होता है जूसेंथली। जो पॉलिप और जूसेंथली करता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। देखो यहाँ पे जो जूसेंथली है ये एक एल्गी है, जो पॉलिप है ये एक यहाँ पे एनिमल है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे एल्गी मतलब ये हो गया प्लांट, जूसेंथली इज़ अ प्लांट एंड पॉलिप इज़ अ एनिमल। यहाँ पे ये जो पॉलिप बनता है ना, ये वाला पॉलिप है, ये जो एक एनिमल है, इसको फूड नहीं बनाना आता। ठीक है, इसको फूड नहीं बनाना आता, तो ये क्या करता है, इसके साथ में रिलेशन बनाता है। ये कहता है कि यार हम सिम्बियोटिक रिलेशन में रहते हैं, तेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, मैं तुझे क्या देता हूँ, घर प्रोवाइड करता हूँ, मतलब हाउस प्रोवाइड करता हूँ, और तू मुझे क्या प्रोवाइड करेगा। आपको पता है प्लांट क्या करते हैं, यहाँ पे फूड को प्रोड्यूस करते हैं, तू फूड प्रोड्यूस करके देगा। सो मतलब क्या है कि अगर ये पॉलिप है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या लगा रहेगा, जूसेंथली लगा रहेगा, एक एल्गी टाइप। ये यहाँ पे उसको बना के देता रहेगा फूड, और ये इसको क्या रखेगा, मतलब प्रॉपर वे में इसको यहाँ पे घर देगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। और इन्हीं चीज़ों को, इस वाले पॉलिप को हम, इस वाले कोरल को हम क्या बोलते हैं, हार्ड कोरल रीफ। मतलब जो घर बनाते हैं, जो कॉलोनीज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्ड कोरल रीफ। और जो घर नहीं बनाते, मतलब जिनको घर की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बोलते हैं सॉफ्ट कोरल रीफ। और किसको घर की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम मान के चलें, सपोज करके चलते हैं कि ये घर किसके लिए बना रहा है, ये वाला जो बंदा है, ये जो एनिमल है, ये घर किसके लिए बनाएगा, ये बनाएगा ये जूसेंथली के लिए, क्योंकि इसको फूड दे रहा है, कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये बंदा खुद ही अपना फूड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो ऑब्वियसली इसको घर बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कोरल रीफ। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम हार्ड कोरल रीफ की बात करते हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा पानी गर्म होता जा रहा है, तो गर्म पानी में ये रह नहीं सकते। नंबर 2, साइक्लोन्स आते हैं तो मिट्टी यहाँ पे आ जाती है। मिट्टी आने से क्या होगा, इनको जो सनलाइट है वो वहाँ तक काफ़ी दिनों तक नहीं पहुँच पाती। अगर ये सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो इसको लगता है कि यार मुझे फूड तो दे नहीं रहा, मैं इसको घर क्यों दूँ, इसको निकाल देता है। लेकिन ये तो अगर इसको निकाल देगा, इसको फूड नहीं मिलेगा, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं। फिर टेम्परेचर हो गया, फिर ये हो गया, फिर अगर हम वहाँ पे बोले कि कुछ सपोज कर लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट आ गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्लास्टिक बैग्स आ गए, तो अगर सनलाइट की लाइट नहीं वहाँ तक पहुँच पाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये पूरे के पूरे एडिटोरियल में, आर्टिकल में यही लिखा हुआ है, नॉट इन द न्यूज़, ये एक्सप्लेनर में यही लिखा हुआ है कि किस तरह से जो कोरल रीफ है उसमें क्लाइमेट है वो बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, क्योंकि ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है। होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, हमने ऊपर ही बात की थी कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो इंडिपेंडेंस या फिर चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोशल तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? हमने बात किया था कि सोशल नहीं है। विमेन के बारे में हमने, जेंडर के बारे में बात किया था ना, इसकी एक एग्जांपल है। ये आपको पता है कि कई पंचायत में जो विमेन है वो खड़ी हो जाती है ना, वो खड़ी होकर क्या करती है, वहाँ पे इलेक्शन में खड़ी होती है, यहाँ पे जीत गई, लेकिन ओथ लेने के लिए उनके हस्बैंड आ रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है CSIR के रिलेटेड। उसको एक फर्स्ट विमेन चीफ मिली है। CSIR है क्या? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बारे में देखते हैं। 1942 में आती है। CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आएगी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से बनती है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? प्रेसिडेंट कौन होएगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो होंगे। वाइस प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गवर्निंग बॉडी द डायरेक्टर जनरल इज द हेड ऑफ द गवर्निंग बॉडी। ठीक है। सो अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है? फाइनेंशियल सेक्रेटरी। CSIR एडवाइजरी बोर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें, 50 मेंबर बॉडी है, कंपोज्ड ऑफ प्रोमिनेंट मेंबर्स। ठीक है। फंक्शन क्या करते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इनपुट देना। मेंबर की टर्म कितने रहते हैं? 3 इयर्स की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज में भी या फिर हमारे पेपर में भी। फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम CSIR इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड टू ताइवान स्ट्रेट। ये वही सेम है जो हमने ऊपर किया था कि वहाँ पे जो है येलो और बोहाई सीज़ के नज़दीक जो चाइना है वो वहाँ पे ड्रिल कर रहा है। ठीक है। मिलिट्री ड्रिल वहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो रजी आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। ठीक है। अब कल को वापस से मिलेंगे। टिल द टाइम यू हैव टू रिवाइज योर